was constituted. You will not be able to understand the modern India so specifically and so nicely. For example, मुगल्स का जब एंड हुआ, लास्ट मुगल्स का एंड हुआ, और उसी समय एक ऐसा पीरियड था कि ब्रिटिशर्स को लगा कि क्योंकि मुगल का डाउनफॉल हो रहा है, तो ये हमारे राइट टाइम है कि हम इंडिया में अपना कब्जा संभालें या फिर इंडियंस को रूल करें। और जैसे कि कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री का बिल्डिंग आप देखेंगे तो वो मेडिवल और एंशिएंट इंडिया से आ जाएगा। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो एंशिएंट में जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उनके 5 प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने क्या पाथ फिलॉसफी अडॉप्ट की थी, वो आपके प्रीलिम्स में बहुत स्पेसिफिकली आते हैं, बहुत डीप में आते हैं। और आर्ट एंड कल्चर है, जैसे आप लोगों का एक पेपर है फर्स्ट पेपर में, तो उसमें आपके स्पेसिफिक ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोई भी बुद्धिस्ट रूलर का नाम दे देगा, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ शाहजहां है, जहांगीर है, उसने ये एम्पायर है कब से बनाया था, वो नहीं आएगा। लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मुगल्स है, सुल्तानेट है, डायनेस्टी रूल किया है इंडिया में, तो रूल तो किया था वो एक बात है, लेकिन उनका और भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आर्ट एंड कल्चर को लेके। जैसे कि उनकी जो बिल्डिंग्स है अभी आप देखेंगे, ताजमहल है, हवा महल है, उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, और उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे आर्ट एंड डोम स्ट्रक्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पीटर ब्रट टेक्निक इंट्रोड्यूस किया था। तो आप लोगों के बहुत सारे स्टैंडअलोन इंफॉर्मेशन रहती है, वो आपको कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है। 3 क्वेश्चंस आते हैं लगभग, शुरू के जो पेपर 1 है उसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपके एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के डायरेक्टली नहीं रहेंगे, लेकिन क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में कवर हो, तो इसीलिए आपको कवर करने की जरूरत है। और प्रीलिम्स में भी आपकी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन फिर वही बात है, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है और आप लोग कवर नहीं करते हैं, तो आप लोगों को जो भी पास्ट के पेपर्स हैं वो देखने चाहिए। जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा घुस के नहीं पढ़ना है, क्या रेलिवेंट है क्या इररिलेवेंट है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर काम आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसे कि आप पेपर जब देखेंगे तो यूपी पीसीएस में अगर आप जा रहे हैं या फिर आप कोई बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर सारे यूपीएससी के और पीसीएस के कैंडिडेट्स हैं कि कोई दूसरे एग्जाम्स के भी कैंडिडेट्स हैं? पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है। तो आप इसमें जब देखेंगे तो आपको ये नहीं रहेगा कि ये कौन से ईयर में शाहजहां ने रूल किया, कौन से ईयर में जहांगीर ने रूल किया, ये इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आते। आपको बस मोर और लेस ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहेगी कि इस पीरियड में रूल किया। आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, और वही आपका एंशिएंट और मेडिवल, एंशिएंट इंडिया में भी बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, स्टोन, शुरू में आज आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को कवर करना है। और आपका ये मेंस में भी इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अब जब शुरू के 10 साल के पेपर देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप क्वेश्चंस किस एरिया से पूछा जा रहा है और आप लोगों को क्या क्या कवर करना है। यूपीएससी में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप छोड़ के क्लियर करें। जैसे कि आपने कहा कि अगर तो कवर आप नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स में आप 2 या 3 क्वेश्चन से डिसएडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाएंगे एंशिएंट और मेडिवल। और प्रीलिम्स में 1 या 2 ही क्वेश्चन होता है जो आपको that will decide whether you want to clear UPSC or not. UPSC is just about the competitive edge. You need to be stronger than the person sitting just beside you. In prelims, approximately I think 100 questions comes in UPSC, and depending upon the cutoff, every year there will be the cutoff. I think it's going around 106 or 100. So जो 50 questions, more or less 50 questions, if you know 50 questions, you will be able to clear UPSC. So you will be attempting 70 questions, 75 questions. Everyone will be attempting 70, 75 questions or 80 questions if the cutoff is going around 100 or 106. So if you're not well prepared with ancient and medieval, and if you're missing that question, so one question will be costing around 2.67 marks. I think one question carries 2 marks, and the negative marking for the same is 0.67, 33% है। So आप दो मार्क्स है उसको पीछे चले जा रहे हैं, तो आपका चांसेस क्लियर करने का बहुत ज्यादा मार्जिनली फॉल हो जाता है।
आप जब कट ऑफ देखेंगे, अगर जनरल कैटेगरी कट ऑफ फॉर एग्जांपल अगर 95 इस साल जा रहा है, तो आपके जो बाजू वाला बैठा होगा उसका भी जो मार्क्स आते होंगे वो 88 टू 92 के बीच में रहते हैं। तो इट्स जस्ट अ वन क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू मेक अप और ब्रेक अप योर जर्नी फॉर यूपीएससी। सो यू नीड, आप ऐसा तो यूपीएससी में है नहीं कि एक क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं या एक पार्ट छोड़ देते हैं, आप उनको कवर बिल्कुल करना है। लेकिन ये है कि I think it's 11:30, but I'm not very sure. Mission user है ना, तो इसमें मुझे लेक्चर है, तो I will be coming around 12 to 11:45. इसको मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा। ठीक, तुम्हारे तो नहीं आ रहे। ठीक, वो ब्रिजेश को तुम दे दोगे? So you need to cover each and every part. बस आपको वो डिसाइड करना है कि एज कम्पेयर टू स्पेक्ट्रम, जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया के आपको एक एक लाइन ऑलमोस्ट रटी होनी चाहिए, जो भी छोटी सी बुक रहती है, एक्सेप्ट द लास्ट पार्ट जहाँ पर बुक्स दी हुई है, कौन से ऑथर ने क्या क्या बुक्स नोट करी है, वो आप लोग अच्छे से नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। वरना मॉडर्न इंडिया की जो 12th की बुक रहती है बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, आपको कम से कम 10 बार रिविजन करनी रहती है। तो आपको एंशिएंट और मिडिवल है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 3 से 4 बार उसको कवर करने की जरूरत है अगर यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या? एंशिएंट इंडिया में आर.एस. शर्मा, एक होती है उपेंद्र सिंह। ओके 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 ओके, मैंने एंशिएंट और मेडिवल इंडिया है, दोनों तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स आती है, उससे कवर किया। देयर इज नो बुक व्हिच इज गुड और बैड। आप आर.एस. शर्मा, आई थिंक आर.एस. शर्मा भी पढ़ लीजिए, और सेकंड वाली बुक है तमिलनाडु। आप तमिलनाडु की बुक पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है, और आर.एस. शर्मा में आई थिंक बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, और उसमें विजुअल जो इमेजेस हैं वो भी थोड़ी सी कम है। तो अगर आप, आई वुड से आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। लेकिन तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक है, अगर आप इनिशियल आपने कोई बुक पढ़ी नहीं है तो उससे स्टार्ट करिए। उसमें बहुत ज्यादा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है, और पैराग्राफ्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग की एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यू शुड प्रिपेयर एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक, should read any textbook 2 or 3 times, then you should, for example, if you're opting for R.S. Sharma, you read R.S. Sharma for 3-4 times. After that you go for any other book. For example, if you're going for Tamil Nadu textbook, तो आप फिर उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपका 2.5 से 3 घंटा बुक कवर हो जाएगी। And whatever will be the extra points जो R.S. Sharma में नहीं होंगे, तो that you can incorporate in your that book only. आर.एस. शर्मा की बुक आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, या फिर तमिलनाडु की बुक अगर पढ़ रही है तो उसमें आर.एस. शर्मा के जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो आप कवर कर लीजिए। और यूपीएससी में यही ब्यूटी है कि कोई एक साल में आपके आर.एस. शर्मा की बुक से पूछ लेता है, कोई दूसरे साल में तमिलनाडु से, और आप जैसे आपने उपेंद्र सिंह आप बता रही है ये बुक भी होगी तो उससे भी कवर कर लेता है। तो आप लोगों को यही है, आप लोग एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़े 3-4 बार, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट दूसरी बुक में रहेंगे वो आप इनकॉर्पोरेट करके नोट्स बना लीजिए। कई लोग पूछते हैं मुझसे अभी भी कि स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने हैं क्या, बिपिन चंद्रा के नोट्स बनाने हैं क्या। सो आई वुड से उनके आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, जो आप एक जो प्राइमरी बुक होती है जो आप बहुत बार पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू रीडिंग स्पेक्ट्रम, यू नीड नॉट टू मेक नोट्स ऑफ दैट स्पेक्ट्रम बुक, बट आप जो भी एडिशनल बुक्स पढ़ रहे हैं यू शुड मेक नोट्स ऑफ दैट, बिकॉज अगर यूपीएससी आज है फॉर the last month रहता है, in that last month you mainly solve the mock test series, and the last 10 days you don't go for mocks, you go for only for revision, and in that period it's become very difficult. You
आपने 1 घंटा में आर एस शर्मा पढ़े, फिर तमिलनाडु की बुक पढ़ी, फिर उसके बाद उपेंद्र सिंह की बुक पढ़ी। सो जो गो फॉर वन बुक, आप उसको पढ़िए जब एग्जाम के 10 दिन पहले for 5 to 6 hours, and whatever the extra points will be there, either you can incorporate on the same book itself. But what I used to do was that I used to buy a very thick book and I used to divide that book into 5-6 sections: ancient history, medieval history, modern India, polity. So whatever was the extra point was there, I used to incorporate there. And अब लास्ट में जैसे कि लास्ट के 2 months में बहुत सारे मॉक्स अपियर करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, इफ यू आर गिविंग अ सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट देन यू गो फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज। तो मॉक टेस्ट सीरीज में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो नहीं मिलेंगे। इफ यू आर गोइंग फॉर एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज, तो दे इनकॉर्पोरेट द क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल बुक्स एंड मल्टीपल डायमेंशन। तो वो वाले जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेंगे वो भी आपकी एक बुक है, उसमें आप कवर कर सकते हैं फॉर द रेडी रेफरेंस। I hope I have cleared your doubt. बताइए सर, 2018 का क्वेश्चन है आज मैथ्स में क्या था? मैथ्स का क्वेश्चन था कि इंडस सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन दोनों का अंतर करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति तीनों को समझाइए। इसका प्रोग्रेशन है। इसमें कंटेंट क्या करने की इश्यूज कराना जाएगा सर, तो उसका परफॉर्म मतलब इसका जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का बना के कैसे रखा जाएगा? ठीक है, मैं पर्पस हिंदी मीडियम की सर, पर्पस हिंदी मीडियम सर, ठीक है उसी हिसाब से। In UPSC nobody knows what to write. You don't have any one answer. This answer is right, and you don't have any specific answer. This answer is wrong. The key to clear UPSC mains examination particularly, you have to split the question. बैठिए। In UPSC जो आपका मेन का आंसर रहता है, उसके जितने भी सब पार्ट्स रहते हैं उसमें भी आपके मार्क्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने ऐसे कहा इंडस वैली पीरियड है, ग्रीक वैली पीरियड है, एंड यू हैव टू रिलेट दैट विद द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। And you have to cover the dimensions. I'm out of the test for the syllabus for the last 3 years. एक नवी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, and if you have the basic knowledge, then you will be able to answer the question very effectively. For example, आप देखेंगे जो भी यूपीएससी का क्वेश्चन आता है, तो the examiner wants you to relate the question with the present day circumstances. Examiner wants you to present circumstances. तो मुझे तो इंडस वैली का पता नहीं है, रिक्वेस्ट का पीरियड नहीं है, but I know कि present में अभी क्या चल रहा है, and you have to make a contrast. So either you can break the question about Indus Valley period में क्या था. You can break the question into social, economic and political. पहले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ ही रहा है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो आपको हर चीज के बारे में इलैबोरेट करना है। अब आप ये नहीं कर सकते कि इंडस वैली में आपने सोशल के कम से कम 6 या 7 पॉइंट लिखे, उसके बाद अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन को कवर नहीं किया।
फिर आप ऋग्वेदिक में गए, ऋग्वेदिक आपके साथ पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कवर नहीं किया। तो दैट विल आपके जो मार्क्स होंगे अगर वो आई थिंक 12.5 मार्क्स के आते हैं तो आपका एग्जामिनर सिर्फ 1 या 2 मार्क्स दे देते हैं। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली पूछा हो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, यू नीड टू कवर एवरी डायमेंशन। फॉर एग्जांपल अब मैंने कहा पॉलिटिकल डायमेंशन, तो उस समय जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो कैसे रूल होती थी, तो आपको बस यही बताना है। आई एम नॉट वेरी श्योर यू हैव टू यूज द some of the legal terminologies also. I'm not aware basically what was the legal terminology. But as per my understanding goes, उस समय जो ऋग्वेदिक पीरियड है या इंडस वैली पीरियड है, तो उसमें king was the ruler. King was the ruler, and if I understand only, the society was basically a pastoral kind of life, and the livelihood that people used to earn was from pastoral farming. है लोग cattle से feed करते थे, गायों की पूजा करते थे, and you have to relate all that. फॉर एग्जांपल अगर मुझे याद आ रहा है इंद्रा, वरुण है, अग्नि है, वो सबसे लोग प्रार्थना करते थे। देन they used to plant their cattle, they used to plant their field। बस तुम यही बता रहे। फॉर एग्जांपल जब पॉलिटिकल हेड में जनपद was the smallest unit, and when the जन अगर तीन चार एरिया में डालेंगे then it will become महाजनपद है। You have to use this all legal terminologies for the answer if you want to get good marks in UPSC. And now you have to relate to the present circumstances. In the present circumstances, you have to tell in the political arena, unlike the Indus Valley period, the Rig period, where the king was the ruler, and the words of the king was the might. Or if the king says this was the right, then that used to be right. But in the present day circumstances, we have the representative democracy. And in the representative democracy, every people are the same, and people deliberate upon the issues. And in this way, we, as the citizen of the free democratic country, is more advanced, is more open for the ideas, and this will show you are more futuristic in your conclusions. And so every dimension you have to relate to the present circumstances, and you have to show. Even if you don't want India to be a democratic country, then also you have to be futuristic. For example, आप अगर social life में relate करेंगे, तो you can say the earlier people were mainly tribal people. They were mainly tribal, and they were जो trade होता था that was confined within their territory only. And then you can live the present day circumstances. In the present day circumstances, there are many world action bodies, for example WTO, which are regulating the prices of the commodity. And अभी जो अपनी society में कैसे change हुआ है, people have become much more advanced, they know their rights there. So in that way you have to relate, and आपकी जो conclusion है वो थोड़ा सा futuristic होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ट्राइबल जो वे ऑफ लिविंग है वो पसंद हो, यू डोंट लाइक द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में पीपल हैव बिकम मोर एडवांस, जो भी अभी अभी टेन्योर है, यूथ है, वो बहुत एडवांस हो गए हैं, वो आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में कंक्लूजन में फ्यूचरिस्टिक होना है, पॉजिटिव होना है और उसको रिलेट करना है। जैसे कि आपके WTO की एजेंसी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, NATO है, WTO है, वो अभी आपकी जो प्राइसिंग है, कमोडिटी है, उसको डिसाइड करती है। तो आप ये यहाँ पर सोशल एंगल में कवर कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो सब आप पॉलिटिकल एंगल में कवर कर सकते हैं। तो भले ही आपको इंडस वैली और रिग वैली के बारे में कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपका जो आंसर है वो आई थिंक 2 पेजेस के रहते हैं। You have only 2 pages to fill up there. तो आप इंडस वैली का आधा पेज फिल अप करिए, रिग वैली का आधा पेज फिल अप करिए, अगर आपको इंफॉर्मेशन कम है। लेकिन क्योंकि आप वही जैसे आपने कहा कि इंडस वैली क्या एंशिएंट मेटल में कितना डीप है, so you need not go into that deep, but you have to use some of the legal terminology। महाजनपद है, इंदिरा, वरुण, अग्नि, they used to worship the cattle है, तो उसकी जो भी legal terminology होते हैं, आपको 1.5 पेज रहेंगे। In that 1.5 page you can cover the present circumstances. So it all depends कि आप आंसर कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन भी है, then I can elaborate the question and get good marks। अब कुछ क्लियर हुआ? बताइए। मैं क्वेश्चन फॉर्मेट किया
मैं क्वेश्चन फॉरवर्ड किया फॉर्मेट प्रेजेंटेशन तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसका कितना पार्ट बची है पहले प्रेजेंटेशन ठीक है 250 मार्क 50 वर्ड का क्वेश्चन होता है इसको जो हम पार्टों में डिवाइडेशन करते हैं जैसे प्रेजेंटेशन देना है इंडस्ट्रियलाइजेशन और वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन का तो कितने वर्ड में हमको इसका प्रेजेंटेशन देना चाहिए उस बात की जो हम मुद्दे हैं जैसे सामाजिक है राजनीतिक है आर्थिक है उनको प्रेजेंट से रिलेटेड करते हुए जो क्वेश्चन का मध्य भाग होता है कंक्लूजन से पहले का कंक्लूजन से पहले का जो भाग होता है उसमें किस तरीके से रिलेटेड कर किस तरीके से डालना चाहिए जो क्वेश्चन जो पढ़ने वाला है जो एग्जाम में देखेगा क्वेश्चन को तो हमारे तरफ इफेक्ट हो मार्क्स हमारे तरफ ज्यादा हो ये जानना चाहूँ आपका जो इंट्रोडक्शन है इंडस वैली और ऋग्वेदिक पीरियड का तो मैक्सिमम एक लाइन या 2 लाइन होना चाहिए क्योंकि आप क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में क्या क्या चेंजेस आए तो वही अगर आप इंट्रोडक्शन को अगर आप इसमें मैंने बताया कि आपके पास लगभग 2.5 पेज होंगे 2.5 पेज होंगे तो अगर आप इंट्रोडक्शन को ही यहाँ पर इतने में कवर कर दे रहे हैं अगर आधा पेज का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही ले ले रहे हैं तो फिर आप इंडस वैली में जाएंगे तो आप ये इंडस वैली का फर्स्ट पेज कवर हो गया फिर ऋग्वेदिक में गए तो आपका ये पेज कवर हो गया और फिर आपका जो मॉडर्न डे कमिटमेंट है मॉडर्न डे से प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस वो यहाँ पर कवर हो गया आपका कंक्लूजन है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा ये पेज का होगी तो आप इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रेस नहीं कर सकते इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रेस इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 1 लाइन और 2 लाइन देन यू कैन make point wise social economic है कि political है need not make a heading you can also directly write कि used to the economics mainly dependent on pastoral life है cattle farming है वो 5-6 पॉइंट्स elaborate करेंगे और ये जो एक पेज रहेगा वो लगभग आपका इंडस वैली का रहेगा ऋग्वेदिक का है you don't need to give separate introduction you can directly write the changes of the इंडस वैली पीरियड are 4 या 5 पॉइंट दीजिए वो आपका 1.5 वाला पेज भी कवर हो जाएगा और आपके जो प्रेजेंट डे सर्कमस्टेंसेस है इसको आपको बहुत ज्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत है बिकॉज़ एग्जामिनर वांट कि जो पुरानी सोसाइटी थी उसमें आज की सोसाइटी में कैसा चेंज आ रहा है तो ये दोनों को आपको लगभग 1.5 पेज में कवर करना है और जो प्रेजेंट डे सर्कमस्टेंसेस है वो आपका 1 पेज है यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका रेलेवेंस रहता है एग्जामिनर वांट चेंजेस क्या क्या हो गए वो आप एनालाइज करें क्योंकि इंडस वैली और ऋग्वेदिक पीरियड ये आपको जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे एंशिएंट और मेडिवल उसमें दिया रहेगा ये एक प्रकार से नॉट लर्नर है जो जितना अच्छा रट्टा मार सकता है वो मार के लिख देगा लेकिन जो प्रेजेंट है सर्कमस्टेंसेस में जो सोसाइटी चेंज हुई है ये कोई बुक में नहीं दिया है जैसे कि आप सोसाइटी से कोई बुक्स पढ़ेंगे न्यूज़पेपर है मैगजीन है तो उसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं दिया है कि आपको एनालिसिस करना है वहां तो जो यूपीएससी में मार्क्स रहते हैं वो एनालिसिस के रहते हैं प्रेजेंट सर्कमस्टेंस को जितना इलैबोरेट करके उसको कंपैरिजन करेंगे उससे आपको ज्यादा वो ग्रामीण सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी जैसे आप आज की वर्तमान में नहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण इंडस्ट्रियलाइजेशन शहरी आप शहरी साथ प्रेजेंट साथ कंपैरिजन करके मध्य भाग में डालेंगे दो पॉइंट इसमें जो उसका मध्य भाग होगा उसका क्या नाम क्वेश्चन का तो वहां रिलेटेड कहां तक सर अफेक्टेड हो सकता है जनरल बिल्कुल हो सकता है तो जरूरी नहीं है जैसे कि आप लोगों के पास 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं तो लास्ट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको पूरा पॉइंट वाइज भी नहीं लिखना रहता आप एक छोटा सा सर्कल बना दीजिए उसमें आप इंडस वैली लिख दीजिए और इसमें आपको जो भी आप जो बता रहे हैं कोई ग्रामीण था कोई सिविलाइजेशन है आप यहाँ पर ऐसे ब्रॉड जो भी डायग्राम अगर बना लेते हैं और यहीं पर आप लिख दीजिए ऐसे करके आप पॉइंट लिख दीजिए यहाँ पर पॉइंट लिख दीजिए लास्ट तक जो एक क्वेश्चन रहते हैं अब स्पीड आप लोगों की कम रहती है फर्स्ट टाइम नॉर्मली स्पीड कम रहती है तो हम फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हैं इट विल नॉट बी दैट अट्रैक्टिव लेकिन आप लोग बस अगर 12 12.5 का क्वेश्चन रहता है तो ऑन एन एवरेज एग्जाम में आपको 5 से 6 मार्क्स देता है फ्लो चार्ट बनाएंगे लास्ट वाले क्वेश्चन है तो आप लोगों को 4 मार्क्स उसमें भी मिलेंगे बताइए और बताइए ये आपको मुझे जो डाउट्स हैं जो आप लोग डाउट पूछेंगे तो ही आपको क्लियर होगी आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है ये अब मैं क्योंकि मैं क्वेश्चन वाइज से टेक अप कर रहा हूं सो आई शुड टेक दिस क्वेश्चन आल्सो आईएएस में वर्सेस आईपीएस वाला ये किसने पूछा था ठीक है बताइए कोई स्पेसिफिक डाउट है कि मुझे कौन सी सर्विस ऑफ करनी चाहिए जैसे आईटी होता है तो फिर उसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन आता है
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, उसके अंडर में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। यू शुड नेवर जॉइन द सर्विस फॉर द सेक ऑफ पावर कि आईएएस विल बी रूलिंग आईपीएस एंड लाइक दैट। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट on which service you wanted to go for. Normally, people opt their first service as IAS, second would be their IPS, but the trend has changed in the recent times. The trend has changed in the recent times. For example, if you are a M.Com graduate or if you are a chartered accountant or a company secretary, then you will be more equipped with the IRS-IT. It all depends upon your interest. For example, interest is kind of change you want to become, kind of change you want in the society. IRS-IT है या फिर आपकी customs है, they are more allied kind of service. आपकी city posting ज़्यादा रहेगी. If you don't want to be in a rural circle, like this IAS है, IPS है, in the initial years you have to be posted in the small district. You have to be आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट का चार्ज मिलता है, यूपी में सारे डिस्ट्रिक्ट बड़े हैं, लेकिन उनको आपको दूसरा कार्डर मिलता है, छत्तीसगढ़ कार्डर है, झारखंड कार्डर है, और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है। तो लेकिन तो नॉर्मली आप लोगों को 8 के शुरू के 8 या 10 साल वो छोटी डिस्ट्रिक्ट्स मिलती है, कनेक्टिविटी नहीं रहती है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लेकिन आप कहां पर भी जो पीपल के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस लाते हैं या क्राइम को कंट्रोल करते हैं, वो बहुत ज्यादा डीप रहता है। काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन यू डिराइव इज मच। वहीं पर सेम चीज अगर आप IRS-IT है, कस्टम से, दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, नो डाउट है, लेकिन इट्स मोर द इनिशियल जो पोस्टिंग्स मिलती है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से मिलते हैं फॉर देयर एक्सपीरियंस। जो मेरे बैचमेट्स हैं नॉर्मली अभी बॉम्बे है, बैंगलोर है, वो इनिशियली बिग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, उसके बाद उनकी पोस्टिंग्स यहाँ पर होती है। So it's not about who is ruling someone, but it's all about what you give back to society. For example, अगर पुलिस नहीं रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन cannot work. अगर एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस नहीं है, तो भी the system won't work. If the system has to work, it has to work on the coordinated efforts of all the service, not including IAS, IPS. For example, अगर IRS-IT में कोई नहीं जाता है, तो we will not have the tax collection. And from कोई जो tax pool रहता है, उसी में सबको पेमेंट मिल रहा है। टैक्स पूल से ही IAS-IPS को पेमेंट मिलता है। So no service is superior. It's all depend upon कि आपको कैसा इम्पैक्ट लेके आना है, कौन सी सर्विस में इंटरेस्ट है। Nobody is superior or nobody is inferior. IAS can work for change, IPS not. No, IPS also works for change. Why not? IPS also works for change. हमारा जो बेसिकली जो टास्क रहता है क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना रहता है। आप जब यहाँ पर इसके आप जब फील्ड में आएंगे तो देखेंगे लोगों की बहुत सारी समस्या रहती है। किसी ने मार पिटाई कर दी है, आप वो हमारे थाने में लगभग रोज कोई ना कोई मार पिटाई करके आता है, तोड़ी फोड़ी करके आता है। तो अगर आपको उस समय तुरंत जस्टिस नहीं मिल रही है, उस समय तुरंत हमें 151 की कार्रवाई होती है, वो कर देते हैं या उनको समझाते हैं और उनको बाउंड डाउन करते हैं। तो अगर वो नहीं होगा, आपको क्राइम कंट्रोल बढ़ जाएगा, डेवलपमेंटल नहीं हो पाएगा। और जब दूसरी जो पीड़ित पक्ष होता है, जब उसको उसकी FIR लॉज हो जाती है, उसका मेडिकल हो जाता है, तुरंत हम रेस्क्यू करते हैं, तो उनको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनडायरेक्टली हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो बहुत ज्यादा इमेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IRS-IT they cannot plan for the change, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। जो वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन उनका पार्ट ज्यादा रहता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ज्यादा रहता है। दे विल बी ओनली एडवाइजिंग दी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, टैक्स रेट इतना होना चाहिए, इतने टैक्स रेट में हमारा GDP है वो इतनी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन इतनी आएगी। जो भी आपके एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं उनका रोल बहुत ज्यादा इमेंस है, वही डिसाइड करते हैं कि एक्साइज ड्यूटी कितनी होनी चाहिए कि हमारे जो बजट है वो डिस्टर्ब ना हो। So in a sense, every people, not only IAS, IPS, जो आपके हमारे नीचे वाले भी हैं, PCS है, हमारे कांस्टेबल्स हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, the contribution of each and every person is more or less equal. It's more or less equal. And when you will come in the field, you will realize it's not about IAS and IPS. IAS और IPS है वो भी initial years से काफी परेशान हो जाते हैं, they also want to switch off to IRS-IT. और भाई IRS-IT वाला बंदा है, he struggles, gives exam, जब सर्विस में आते हैं, so after 4 or 5 years you realize each and every service is more or less equal, and it's the kind of impact you want in the society. आप फील्ड में जब आपकी UPSC के रैंक आएगी तो आप परप्लेक्स रहेंगे, मुझे कार्डर कौन सा मिलने वाला है, whether I'm getting my home कार्डर or not. People have apprehension कि मैं तो बहुत दूर चले जाऊंगा। अगर कार्डर्स है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, they are very far
दे आर वेरी फार फ्रॉम दी होम डिस्ट्रिक्ट और थोड़ा सा कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पर पॉजिटिव इम्पैक्ट उनको वो बहुत ज्यादा कर भी सकते हैं। वहां पर लाइफ काफी रिलैक्स है। आफ्टर 6 o'clock you don't have to work, so after 6 o'clock you work, you can give time to your family, you can work for physical fitness है, और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल प्रेशर है वो भी नहीं रहता है। तो इट ऑल डिपेंड्स। यूपी में हाँ यहाँ पर काम बहुत ज्यादा रहता है। जो भी ऑफिसर्स हैं, जिनसे सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, नायब तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, वो यहाँ पर 11 बजे को उनको जाना पड़ रहा है फील्ड में, कोई भी सिचुएशन हो गया। और नागालैंड के आर्डर में वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पर आप जो एकेडमिक इंटरेस्ट है, जो आपको फ्री टाइम मिलता है, तो वहां पर परस्यू कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी सर्विस इज इक्वल। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका इंटरेस्ट क्या है। कई के मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको शुरू से इंटरेस्ट था कि वी वांटेड टू गो फॉर आईपीएस। जब वो परेड देखते थे, रिपब्लिक डे में परेड देखते थे, तो उनको ये था कि उनको परेड करनी है। जो पुलिस, उन्होंने पुलिस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था, जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस करते हैं कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है और पुलिस कुछ गलत भी काम कर देती है, तो इससे अच्छे से बात नहीं करती है, तो वो दे वांटेड टू कम टू आईपीएस फॉर दैट रीजन। ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। सर थोड़ा प्रश्न बताइए सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके सब्जेक्ट क्या करते हैं? ओके, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, रायगढ़ है जेएसपीएल जिंदल स्टील पावर प्लांट, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2013 में मैंने बीकॉम किया था, 2014 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की थी, 2015 में मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया। थोड़ा सा आगे आइए। ठीक है, ठीक है। आप यहाँ से आप भी यहाँ पर आ सकते हैं अगर विजिबल नहीं हो। 2013 में मैंने बीकॉम क्लियर किया था, 2014 में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम क्लियर किया था, 15 में कंपनी सेक्रेटरी और 17 में मैंने क्लियर किया था यूपीएससी के एग्जाम। तो जैसे आप लोग कई लोग मैडम से भी पूछ रहे थे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है, ऐसा कोई इशू रहता है क्या? वैसा कुछ भी नहीं। आई वाज आल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम इन द इनिशियल क्लासेस, आई वाज आल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम। और कई लोग आप लोग पूछते हैं कि साइंस स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनको एज मिलता है एज कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाट वाज द क्वेश्चन? What were your subjects? What was my subject? My subject in the mains was commerce option only. Commerce option मैंने इसलिए opt किया था because I was very clear with the basics in the chartered accountancy exam. एग्जाम में बेस क्लियर थे। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर की प्रिपरेशन लग जाती है अगर आप कोई भी नया ऑप्शन चूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग वाले ग्रेजुएट्स होंगे, इंजीनियरिंग में इतना अच्छे से पढ़ते नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और थोड़ा सा बेसिक में टफ भी पड़ता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो टफ पड़ता है। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ द ऑप्शन लाइक सोशल साइंस में सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, देन इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर फॉर द प्रिपरेशन। 6 मंथ की तो कोचिंग चलती है, देन द आंसर राइटिंग एज कल जिसमें मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आप लोग ऊपर से कुछ भी लिख देंगे जीएस पेपर में, दैट विल वर्क, बट इन the optional you have to be very specific। ये अगर आप ऑप्शनल में ये आंसर लिख रहे हैं 12.5, अगर जनरल स्टडीज में आंसर लिख रहे हैं, so out of the 12.5 marks you will be getting 6 marks, 6.5 marks depending on exam। लेकिन आप यही आंसर अगर आप ऑप्शनल में लिख देते हैं तो मैक्सिमम आपको 1 या 2 मार्क्स ही मिलेंगे। इन ऑप्शनल you have to show that you have a deep knowledge of the subject। आप ऊपर से हवा में नहीं लिख सकते। तो my option was commerce and accountancy only, और क्योंकि मैंने इसलिए ऑप्ट किया था क्योंकि मेरा बेस पूरा क्लियर था। अगर मैं मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होती एग्जाम, तो अगर मैं कोई दूसरा ऑप्शन लेता तो उसमें प्रिपरेशन में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता। तो कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि बीएससी से भी हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर लॉजिकल ऑप्शन अगर इफ यू आर कंफर्टेबल। जैसे कॉमर्स है, उसका भी मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, वो थोड़ी सी मार्केट में थोड़ी सी अवेलेबिलिटी है, वो तो मटेरियल की कम हुआ करती थी मेरे समय में। 16-17 में जब मैंने एग्जाम दी थी उस समय कम थी। अब कॉमर्स की भी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे तो जो भी ऑप्शन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स है उसकी कंपैरिजन में कम है, लेकिन क्योंकि आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ मैंने देखा था कई लोग अभी आए भी थे तो बीकॉम की भी है, तो बीकॉम में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे से किया है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इनकम टैक्स, एकदम बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, एंड दैट करेज टू 20 मार्क्स, तो वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल पेपर का एडवांटेज ये रहता है कि अगर आपका आंसर सही है, सोशल साइंस नो आंसर इज रॉन्ग एंड नो आंसर इज करेक्ट, so it depends upon the examiner perspective as to how much marks he has to give।
But in the subjects where you have numericals, for example, अगर आपके numericals है, commerce and accountancy में numericals है, if you are getting the answer correct, कोई भी अगर cost accounting का question है, balance sheet profit and loss का question है, अगर आपके balance sheet में closing balance सही आ गया profit and loss में, और balance sheet में आपके assets है, liabilities है, तो figure match हो गया है, then out of 15 marks you are getting 15 out of 15. इसीलिए मैथ्स का जो ऑप्शन का स्कोर रहता है वो बहुत ज्यादा हाई जाता है, तो उसमें वो आंसर चेक करते हैं, उनका प्रोसीजर हम चेक करते हैं, प्रैक्टिस जब करते हैं मेंस के लिए और इसके प्री के लिए दोनों की शुरुआत साथ में करें या अलग-अलग करें? If you are giving a first attempt, then for the and you don't have your basics clear, तो अगर आपका basics clear नहीं है, then initial for 3 or 4 months there is nothing called as prelim, nothing called as mean. You need to clear your basics, you need to study, you need to gather as much information as much as you want. So जैसे कि मैं जब दिल्ली गया था, so I went in the year September 15 में मैं गया था. For the initial 3 to 4 months, I was not preparing for prelims, I was not neither preparing for mains. मैंने सारी जो बुक्स है वो अच्छे से पढ़ी थी, ये भी एंशिएंट वाली एनसीईआरटीज है, वो मैंने 3 से 4 महीने सैंपल तक I prepared for both prelims and mains, nothing like that. I haven't solved any of the mock paper. लेकिन फिर एग्जाम्स जुलाई में थी prelims की, तो 3 से 4 महीने है, वो आप कोई भी ऐसे मत कीजिए कि मुझे prelims का करना है, mains का करना है, आप हर चीज करिए, फिर आपके 2 या 3 क्वेश्चन है prelims के जो भी आपके पास वाले हैं उसको भी सॉल्व करिए, मेंस का आंसर राइटिंग है वो भी कर लीजिए, हर चीज करना है. You have to manage your time. You have to manage your time very specifically. For example, last अगर आपके prelims अभी जुलाई में है, for example अगर जुलाई में 1 जुलाई को है, then in the last 3 to 4 months you need to devote your time totally for the purpose of prelims. उसमें आप लोगों को ये नहीं है कि मैं prelims clear हो जाएगा तो मैं mains में कैसे करूँगा. Mains prelims clear हो जाएगा then also have sufficient time 3 to 4 months for the purpose of mains. तो आप लोगों को जनवरी है, फरवरी है और मार्च है, तो इन 3 महीनों में फिर आप टाइम डिवोशन करेंगे कि आई विल बी रीडिंग 7 hours for prelims and 3 hours for the purpose of mains. और उसमें भी आपका ऑप्शनल है, जैसे कि अगर आप 1 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप लोगों को शुरू के 4 से 5 महीना सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना है. ऑप्शनल पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ जीएस में भी कवर हो जाता है. प्रीलिम्स वाला है, किसका एग्जाम है? 23 जून 26 जून का एग्जाम है. बिल्कुल, आपको ऑप्शन अगर क्लियर नहीं भी है प्रीलिम्स के लिए देन आल्सो इट विल वर्क, लेकिन आपको जो मेंस और प्रीलिम्स है वो तो आपका क्लियर होना ही चाहिए. जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है देन यू हैव 3 मंथ, आई थिंक 3 or 3 and a half odd months, तो उसमें आप ऑलमोस्ट 1 and half month सिर्फ ऑप्शनल पढ़ते हैं. लास्ट 15 डेज 10 डेज जो ऐसे की प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने घर में, जो भी घर में या कोचिंग सेंटर वाले हैं, अभी जो पास पेपर्स रहते हैं उससे आपको ऐसे की प्रिपरेशन करनी है. और जो लास्ट का 1 मंथ बचता है उसमें फिर आप सारे प्रकार के जीएस के आंसर देते हैं. सुबह 3 घंटा, शाम को आप अपने की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है, फिर हफ्ते में आपको एक बार है ऐसे भी लिखना पड़ता है. तो लास्ट वाला जो मंथ है वो पूरा होलिस्टिक है. लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करनी है 26 जून को, आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च योर टारगेट शुड बी ओनली प्रीलिम्स. द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे you should go for both the mock test series as well as जो अभी आपके नोट्स आपने के लिए बनाए. लास्ट के जो 1 मंथ बचते हैं इन द लास्ट 15 डेज, जब 26 जून को है, तो as per there is no one strategy. You have to make your strategy as per your own understanding, as per your own comfortable. But I would suggest कि लास्ट के 10-15 डेज है, you should not opt for any of the mock test series. जब आपको स्कोर कम आते हैं then you get buckled down. स्कोर क्यों कम आ रहा है, ये क्यों आ रहा है. तो लास्ट के 10 डेज में आपको सिर्फ रिवीजन करना चाहिए. और जो 15 जून तक है आपको मॉक टेस्ट सीरीज है, उसको टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना चाहिए. सिर्फ आपको एक बार सॉल्व नहीं करना है, मॉक टेस्ट सीरीज को आपको कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना है. जो भी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं एकदम हर प्रीलिम्स में देखेंगे 100 में से 20 क्वेश्चन है वो बहुत इजी सबको आता है. तो वो 20 क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट सीरीज जो उनको इनिशियली कट कर देंगे, आपका रिवीजन पार्ट में वो क्वेश्चन आएगा ही है. जो क्वेश्चन है जो आपको मेमोरी रिकॉल नहीं हो पा रही वो अलग से
वो अब जो आप मैंने कहा कि आप एक टिक बुक ले लीजिए, उसमें आप नोट करिए। लास्ट के 15 डेज रहेंगे क्योंकि आप मॉक पेपर को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो भी आपने थिक बुक में जो पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं वो आपको रिविजन करने की बहुत जरूरत है। इंटरव्यू फेस भी होंगे। हाँ, मैंने जो मॉक इंटरव्यूज है, मैंने मॉक इंटरव्यूज ऑलमोस्ट 20 से 25 फेस कर लिए थे। फाइनल तो आपको एक बार इंटरव्यू फेस करना रहता है, लेकिन सर इंटरव्यू में मतलब आपकी एकेडमिक में मतलब पूछते हैं या फिर जनरल करना पे या ठीक है। अब वो इंटरव्यू में है आपके ग्रेजुएशन, जो भी आप जिस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है उससे 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है उससे आपके 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। जब आप जो बेसिक का प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपकी हॉबीज पूछते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन योर हॉबीज। जैसे कि हॉबीज में आपने अगर प्लेइंग क्रिकेट लिखा है, प्लेइंग बैडमिंटन लिखा है, मोटिवेटिंग पीपल टू पे टैक्सेस लिखा हुआ है, तो कुछ भी लिखे हुए उससे भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद आपके जनरल करंट अफेयर से जो भी आपका न्यूज़पेपर रहता है, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, उसके जो भी रिसेंट इश्यूज रहते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये एग्जामिनर भी है, वो ऑलमोस्ट 60 प्लस है, सो ही डजंट नो कि एंशिएंट में क्या हुआ होगा, मेडिवल में क्या होगा, अनटिल ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो एग्जामिनर है वो भी न्यूज़पेपर ही रोज पढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रॉम द करंट अफेयर्स, एंड इवन इफ यू डोंट नो एनी क्वेश्चन यू कैन सेफली से मैम आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो दे आर मोर इम्प्रेस्ड rather than अगर आप उनको ब्लफ कर रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है, so they will get to know you don't have the concept, clarity of the concept. In the interview lasts basically for 30 minutes, and in the first 5 to 10 minutes the interviewer examines you and he decides how much marks he has to give. लास्ट के जो 15 या 20 मिनट्स रहते हैं वो उनको भी टाइम पास करना रहता है कि बेसिकली हमको कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है। तुम आप पूछना पड़ते हैं या प्रेशराइज करते हैं? It works both ways. For example, जब मेरा इंटरव्यू था, I think बसेस वाज द एग्जाम, बोर्ड के जो मेंबर है, जो बोर्ड डीजीपी रहे हुए थे दिल्ली के, so he used to pressurize. For example, he used to get up from his chair, पीछे चेयर के खड़े हो जाते थे, and he used to have उनका जो लुक्स है, भले आप सही भी बोलते हैं, सही भी आप बोल रहे हैं, तो भी वो बोलेंगे नो इट्स रॉन्ग। मुझसे तो ही वाज फ्रॉम आईपीएस, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर कोई लॉ ऑर्डर सिचुएशन है तो कैसे हैंडल करेंगे। तो मैंने बताया था कि वी हैव टू ऑप्ट फॉर नेगोशिएशन, वी हैव टू गो फॉर कम्युनिकेशन इनिशियली। उन्होंने पूछा कि आप डंडे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, सो यू कैन नॉट से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी राइट भी यहाँ पर होता है, दैट इज द लास्ट ऑप्शन यू ऑप्ट फॉर, बिकॉज जिनको आप मार रहे हैं दे आर योर सिटीजन। और उस समय मैंने कहा क्या यू बी यूजिंग दिस जो भी लाठी है, डंडा है, द लास्ट रिस्पॉन्स। तो उन्होंने कहा नो, यू शुड ऑप्ट इन द फर्स्ट हैंड ओनली, क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप तो गलत बोल रहे हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू गेट पजल्ड। नो सर, मुझे तो डंडा पहले भी मारना चाहिए। अगर आप उस समय बोल दे रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि आपको कांसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। अगर कुछ भी चीज बोल रहे हैं देन यू शुड स्टिक टू इट, यू शुड स्टिक टू दैट पॉइंट। आपको प्रोस और कॉन्स है वो मालूम होने चाहिए। कई इंटरव्यूअर्स होते हैं, इनिशियली दे मेक यू comfortable for the first 5 to 10 minutes. Obviously, general questions पूछेंगे, what are your hobbies, from which stream have you done your graduation, how was your morning है। इनिशियली आपको 5 मिनट 3 से 4 मिनट कंफर्ट करेंगे और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन पूछने रहते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं। ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यू का बोर्ड कौन सा है, और जब आप इंटरव्यू फाइनली देते हैं उससे पहले आपने 20 से 25 इंटरव्यू फेस कर लेते हैं, 5 से 6 मौके सब देते हैं। तो आप लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। जब दिल्ली में या फिर फ्रेंड से जो आपका इंटरव्यू लेगा तो आप समझ जाते हैं कि कैसे बैलेंस व्यू में आपको आंसर देना। ओके, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, मतलब बेसिक लेवल पूछा जाता है, हाई लेवल पूछा जाता है? कॉमर्स में 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 इज आपका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो पेपर 1 में रहता है। पेपर 2 इज मोर डिवोटेड टू द मैनेजमेंट पार्ट। हेनरी पाइवल्स है, टेलर है, और उसमें ह्यूमन रिसोर्स पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैकग्रेगर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, मास्लो की थ्योरी है, थ्योरी एक्स है, थ्योरी वाई है। बस लास्ट वाला पार्ट रहता है वो लेबर का भी रहता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ये पेपर 2। तो पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज मेनली ऑफ 12, ज्यादा से ज्यादा आपका ग्रेजुएशन है।
ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन में वहीं तक के आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 12th में आपको कॉमर्स बैकग्राउंड है, ठीक है, तो आपका जैसे आपने बीकॉम में जो मैक्सिमम पढ़ा होगा, टैक्स के भी जो क्वेश्चन रहते हैं, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन आएंगे, आपके मटेरियल वैरायंस है, लेबर वैरायंस है, ये सब पढ़ोगे, आपके बीकॉम के लेवल के क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में। और हाँ, टैक्स भी कवर करता है। सिलेबस फास्ट है, तो उसमें आपके इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है, और आपके पास हर चीज है, ट्रायल बैलेंस भी है, और कंपनी अकाउंट भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। जितने भी आप लोग 3 साल पढ़ा होगा, एरिया सारे कवर है, लेकिन इतना डीप में वो नहीं पूछते, वो ब्रॉड एकदम ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन पूछते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं, और जो भी थ्योरी रहती है वो मोर डिवोटेड टू द लाइंस ऑफ द प्रैक्टिकल रहती है, इसलिए वो शॉर्ट नोट दे देते हैं। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस में अब जो फॉर्मूला रहता है वही लिखेंगे, वही आपको थ्योरी क्वेश्चन है, उसी को आपको प्रैक्टिकल रूप में प्रेजेंट करना है। आपको एग्जांपल दे देंगे, कोई भी हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल का एग्जांपल लेंगे कि लेबर में कितनी कॉस्ट लग रही है, मटेरियल की सेलिंग प्राइस इतनी, कॉस्ट प्राइस इतनी है, आप एक न्यूमेरिकल के थ्रू डेमोंस्ट्रेट कर देंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और उसमें जो वेटेज रहता है, पहले उनको प्रैक्टिकल वीक रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके वेटेज रहेंगे पेपर 1 में भी, कॉमर्स के पेपर 1 में, और आईटीसी सब 250 मार्क्स, तो आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दैट विल कवर 180, और फिर जो न्यूमेरिकल पार्ट रहता है वो 60 या 70 मार्क्स की कवर करता है। अगर उसमें आई थिंक 6 क्वेश्चंस रहते हैं, यू हैव टू ऑप्ट फॉर एनी 5, और सेक्शन ए है वो कंपल्सरी है। और वही पेपर 2 है दैट्स मोर डिवोटेड टू द मैनेजमेंट पार्ट। जो अगर आप मैनेजमेंट का सिलेबस देखेंगे तो बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट देखेंगे तो वो उससे ओवरलैप करता है। लेकिन कॉमर्स में एडवांटेज ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और जो मैनेजमेंट है उसमें आपको डिटेल्ड वर्ड लीगल टर्मिनोलॉजी से वो सब लिखना पड़ता है पेपर स्पेसिफिकली, और जो कॉमर्स का पेपर रहता है उसमें आपको इतना डिटेल में लिखना नहीं रहता। लेकिन ये है कॉमर्स और अकाउंटेंसी का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर कोई नया ग्रेजुएट है या फिर जिसने ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। सर आपको कॉमर्स में बहुत नॉलेज है, सर आपने आईआर क्यों चुना, आपने आईपीएस क्यों चुना? नहीं, नॉर्मली मेरा ये था, आईएएस वाज माय फर्स्ट चॉइस, सेकंड वाज माय आईपीएस एंड थर्ड वाज माय इनकम टैक्स। तो मेरे ऐसे कोई सर्विस में स्पेसिफिक कोई प्रेफरेंस नहीं थी। ये शुरू की 3 सर्विसेज थी, लेकिन मैंने वही कहा था, मैं छत्तीसगढ़ से था, हमारा जो रीजन है वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, सो आई वांटेड टू गो फॉर दैट काइंड ऑफ सर्विस वेयर इंटरेक्शन विद पीपल विल बी मोर। दैट इसलिए मैंने फर्स्ट आईएएस किया था, सेकंड आईपीएस किया, थर्ड मेरी आईएएस है। उसके लिए जैसे मान लीजिए पिछला 20 का देखेंगे और 20 का हम सब 40 क्वेश्चन ऐसा था, कंडीशनल टाइप क्वेश्चन 2020 वाले, और जब भी 2015 से लगातार उसमें करंट बेसिस क्वेश्चन आए, करंट बेसिस क्वेश्चन आए 80% प्रीलिम्स का आपको पता नहीं, आपको 18 का दिया, आपको 18 का पता नहीं, आपको जो प्रीलिम्स आपको बता देगा वो करंट बेसिस। लेकिन आप 18 का करंट बेसिस था, उसका 19 का सही था, लेकिन हमने थोड़ा सा करंट बेसिस प्रीलिम्स की तैयारी की थी, लेकिन क्या हुआ था उसमें ट्रेडिशनल टाइप आया, क्वालिटी के क्वेश्चन थे सारे ट्रेडिशनल टाइप के, और उसके क्या नाम है हिस्ट्री क्वेश्चन थे वो ट्रेडिशनल टाइप के, तो वहां से ज्ञान बहुत हम उठा लाया। आते नहीं क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन आते थे, कुछ ज्यादा थे क्वेश्चन, पता नहीं कि प्रिपरेशन में क्या करा, किस तरीके से यूपीएससी चेंजेस पैटर्न एवरी ईयर। तो इस साल मैंने 2017 करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे। आई थिंक 2018 में करंट का वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया था, और आप उसने और कम कर दिया। जो भी आप मॉक टेस्ट सीरीज ऑप्ट करते हैं, यूपीएससी का जो एग्जामिनर है ही आल्सो नोस कि कौन सी वेबसाइट है जो स्टूडेंट सारे फॉलो कर रहे हैं, तो वो किसी को भी कॉम्पिटिटिव एज जैसे नहीं देता है। जैसे आप देखेंगे जो दिल्लीइट्स रहते हैं, जितने दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूशन रहते हैं, उनका एनालिसिस यूपीएससी का एग्जामिनर है वो कर लेता है। वो पेपर बनते हैं 1.5 महीना पहले, तो जो टेस्ट सीरीज चालू होती है वो ऑलमोस्ट 9 से 10 महीना पहले चालू हो जाती है। तो वो किसी को भी एडवांटेज नहीं देते हैं। यूपीएससी का जो भी प्रीलिम्स पेपर रहता है वो हर साल अनप्रेडिक्टेबल आता रहा है और भविष्य में भी आएगा ही आएगा। सो यू नीड टू बी क्लियर ऑन योर बेसिस। सबसे पहले आपको क्लियर ऑन बेसिस होना है। करंट अफेयर में जो आप कई लोग सोचते हैं कि
लास्ट में जो मैगजीन आती है उसको पढ़ के निकालूंगा तो वो आपको कि नहीं लिक्विड जैसे मैंने कहा एंशिएंट है, मेडिवल है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट जो मैंने पहले कहा था, जो दिस इज ऑल अबाउट कंपटीशन। अगर आपको बाजू वाले को भी क्वेश्चन नहीं आया, आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल है, तो बाजू वाले के लिए अनप्रेडिक्टेबल 2020 का पेपर था, तो बाजू वाले के लिए भी थोड़ा सा वो भी पजल हो सकता है कि वो लोग अभी ये डिपेंड करता है कि आपको बाजू वाले से आपको कितना ज्यादा आ रहा है। एक या दो क्वेश्चन भी आपको ज्यादा आ रहे हैं, यू विल गेट एज एंड यू विल बी क्लियरिंग द डिस्कशन। सर आपका सीएस से और यूपीएससी में जर्नी का कितना टाइम? मेरा ज्यादा टाइम नहीं रहा था, मैंने मेरा इट वाज अगस्त 15 अगस्त 25 अगस्त 2015 मेरा उस समय रिजल्ट आया था और फिर मैं एक महीने के अंदर दिल्ली चले गया था। I was in Delhi in the month of September 2015. September 2015 I was in Delhi. October, November, December जब मैंने अभी भी बताया था 3 months I was also very puzzled क्या करना है क्या नहीं। June 16 2 जून 2016 में मेरा प्रीलिम्स का पेपर था और प्रीलिम्स का रिजल्ट आया 21 जुलाई 2016 में और हमारी जो मेंस एग्जाम थी, मेंस एग्जाम वाज अराउंड 2 दिसंबर 2016 में एग्जाम चालू हुई थी। My interview was on 28th March 2017 और हमारा जो रिजल्ट आया था 31st March 2017 आया। So I gave approximately 1 year for the preparation and 1 year is the journey of for the purpose of examination. Prelims आपकी होगी, फिर आपका 3 से 4 महीने बाद मेंस होगा, फिर आपका 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा। तो मैंने 1 साल की प्रिपरेशन की थी, लेकिन वो 1 साल की प्रिपरेशन थी वो मेरी फुल प्रोजेक्ट थी। उस समय मैं कोई भी जॉब नहीं कर रहा था या कोई भी सीएस से रिलेटेड वर्क नहीं कर रहा था। तो भैया अगर आप 1 साल भी अच्छे से पूरा डिवोशन करके कर रहे हैं, जो भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसको थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट यू डोंट हैव टू वॉच टीवी, यू डोंट हैव टू हैंग आउट विद द फ्रेंड्स, you need some time break also. So you study for 6 days, you study for 5 days and then for last 2 days you can give yourself rest and hang out with your friends या पार्टी में जाना है। तो ऐसा भी नहीं कि आप 7 दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी आप 5 से 6 दिन पढ़ रहे हैं उसमें आपको लगभग अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, यू हैव टू रीड फॉर एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स। 9 to 10 आवर्स तो आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में है तो आपको उतने घंटे लग जाएगा। अगर वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है देन यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ योर जॉब है, जॉब में साथ कर रहे हैं, देन आप 3-4 आवर्स भी पढ़ेंगे, दैट इज आल्सो दैट विल सफाइस। बट इनिशियली इफ यू वांट टू क्लियर द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू डोंट हैव द बेस, देन यू हैव टू गो फॉर 8 to 10 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन। और बताइए आपको कोई स्पेसिफिक डाउट? How many are from engineering background? ठीक है। Rest all are from humanities. Is there any candidate who has already opted or given the attempt initially? कोई है जो दे चुका है attempt? Okay. ऐसे बहुत लोग हैं। तो आप लोगों को अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप लोग 3 से 4 घंटे में पढ़ रहे हैं और आप लोग जो आपने पहले पढ़ा आप लोग नोट स्पेसिफिक है उसको रिवीजन कर रहे हैं, तो इनिशियली फर्स्ट में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट दिस 2 अटेम्प्ट आर द गोल्डन अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट तक जो भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी एनर्जी बची रहती है अटेम्प्ट देने की, लेकिन फिर वही अगर थर्ड अटेम्प्ट हो जाता है, फोर्थ अटेम्प्ट हो जाता है, then people get demoralized of the society का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, 4 साल का बच्चा कर रहा है नहीं निकल रहा है, then you get bogged down। आप लोगों का भी अटेम्प्ट दे रहना चाहिए कि मैक्सिमम थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट से उसको आप क्लियर कर लें, और अगर आप 100% अपने एफिशिएंसी से और 100% दे रहे हैं तो इवन इफ यू नॉट सिलेक्टेड यूपीएससी, ये नहीं है कि यूपीएससी में सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज़ सीट्स आर लिमिटेड, सीट्स आप लोगों की 800 से 1000 तक की सीट्स हैं। But if you have given up the 100% in UPSC, तो आप दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, और एग्जाम में सेलेक्ट नहीं भी हो रहे हैं, उसके बाद भी आप जो अगर जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस बैकग्राउंड में जा रहा है, तो यूपीएससी का अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड, बहुत ज्यादा होलिस्टिक हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगी। आपको ये सोचना है कि 3 से 4 साल जो वेस्ट हो गए हैं दैट वाज अनप्रोडक्टिव। यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जो भले आवर्स डिमांड करती है, बट इट एनलाइटन्स योर माइंड, और आपको डाइवर्स जो बेस नॉलेज बेस है बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाता है। इवन इफ जो भी आईएएस आईपीएस में जो
50 to 60 years of age के हैं, you have more knowledge than them. They might have the experience, but अगर आप उनको भी जाकर पूछेंगे कि वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, इंडस वैली में क्या हुआ था, who appointed president का nomination format है, they also don't know. जो यूपीएससी कैंडिडेट्स होते हैं और यूपीपीसीएस के कैंडिडेट्स होते हैं, they are the most informed ones. They are the most informed ones. आपको कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक अगर मैं पूछूंगा, I might not know कि अभी कहाँ पर कोरोना ज्यादा चल रहा है, किसने वैक्सीन बनाई है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये आप लोगों को ज्यादा नॉलेज आता है। आप लोगों को कभी भी अपने आप को इंफीरियर फील नहीं करना है, और इनिशियली 3 से 4 महीने की बेसिक प्रिपरेशन है, जितना भी नॉलेज आ रहा है, आप कोई भी अखबार पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोवैक्सीन देख रहे हैं, कोविशील्ड देख रहे हैं, कौन मैन्युफैक्चर है, सबसे पहले वैक्सीन कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, आप यूजर मैं ऐसे ही देख रहा था, तो इनसाइट्स है, 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना लॉन्च किया था, उसमें एक क्वेश्चन था, मिशन अभ्युदय योजना was launched for which of the particular state. यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, you need to be, आपको करंट अफेयर है और कोई एक वेबसाइट है, आप उसको पढ़ते रहिए, और आपका जो अटेम्प्ट्स है 3 से 4 अटेम्प्ट अपना 100% दीजिए, and definitely you all will be successful. You all will be successful. आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चालू हो गई, कैसे है आपको नॉलेज आपको कैसे मिल रहा है, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस है कैसे मिल रहा है, गुड, आई थिंक पॉलिटी आपकी चालू हो गई, हिस्ट्री भी चालू हो गई, सिलेबस नहीं मिला है, ठीक है, आपको सिलेबस यहाँ पर सिलेबस इट डजंट मैटर आल्सो मच, आप लोगों का जो भी स्टडी टेबल रहता है उसमें आपका प्रीलिम और मेन, वो आपका जो भी टेबल है वहां पर आपको छुपा होना चाहिए, स्पेसिफिकली जो सिलेबस है वो अगर आपका पेस्टेड है तो आप डायरेक्टेड और फोकस्ड रहेंगे, और स्पेशली ज्योग्राफी का जो बड़े-बड़े मैप्स होते हैं नहीं, यहाँ पर नहीं, तो मैं आपके रूम में बोल रहा हूँ, आपके जो स्टडी टेबल है उसके सामने आपको ज्योग्राफी का जो मैप है, इंडिया का है, वर्ल्ड है, और आपका जो भी ऑप्शनल पेपर का सिलेबस और जीएस का सिलेबस वो आपके छुपे रहने चाहिए, तो यू नीड टू नो कि which direction and which topic you have to cover. Otherwise, the knowledge you will be getting, the knowledge topics you will be getting will be very diverse, और लास्ट में मैनेज नहीं हो पाएगा। इसका प्रीलिम्स का देखेंगे तो 1 or 2 क्वेश्चन आई थिंक बेसिकली कम्स फ्रॉम द मैप, जो इराक है, लीबिया है, जो भी टेरिटरी है, सऊदी अरेबिया का बॉर्डर कौन से टच कर रहा है, कौन कंट्रीज है जो मेडिटेरियन सी में फॉल कर रही है, रेड सी में कौन सी फॉल कर रही है, तो वो आप लास्ट के 15-20 डेज में उसको आप ब्रॉड लर्निंग नहीं कर सकते। आपका जो मैप है, इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, वो सामने में रहेगा, और जब भी क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, which of the countries falls into मेडिटेरियन, you don't have to memorize, जो आपका मैप वहां पर रहेगा, वहां पर मैप देख लीजिए, हाँ ऐसा ऐसा है, आपके माइंड में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, और जो भी यूपीएससी कैंडिडेट्स रहते हैं नॉर्मली सब करते हैं, छोटी-छोटी चीजें नॉर्मली करते हैं। राइट, I have 10 to 15 minutes more if there is any specific doubt, or आप कोई भी और आपको क्वेश्चन तो क्या ये मैं जब 2017 so I'm not very well aware कि 3 years में क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है, but you should first of all कोई भी आपको कोचिंग सीरीज कैसे भी जरूरी नहीं है, best thing is to watch the previous year's paper, analyze the previous paper, and that too from the last 10 years. अगर उससे पहले जा रहे हैं तो सिलेबस भी डिफरेंट था, और मेरा पर्सपेक्टिव था, but then also I revised the question paper from 1991 से मैंने पूरा एनालाइज किया था। 1991 में आपके बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते थे, फिजिक्स क्वेश्चन आते थे, आप उस समय देखेंगे, तो अभी वो पैटर्न नहीं चलता है। अभी उस समय लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस कौन सी गैस है, तो उसमें NH3 भी था, नीचे में अमोनिया भी था, अमोनियम भी था, NO2 भी था, इको2 भी था, हाँ वो अभी उस समय आ रहे थे, लेकिन अभी वो रेलेवेंट नहीं है। तो लास्ट के 10 ईयर जो पेपर है उसमें तो सॉल्व करिए, और जो आपकी लास्ट के 3 महीने बचे थे, आज 2 महीने बचे थे, 1.5 महीना पहले, 1.5 महीने में जितनी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी टेस्ट सीरीज जो आपका पेपर है जो किसी को 2 घंटे का रहता है, तो आपको जो सॉल्व करना रहता है मॉक टेस्ट सीरीज, you should solve that paper in 1 hour, and 1 hour you should devote for the purpose of analysis. आप ऐसे नहीं कि उस पेपर को भी 2 घंटा लगाएंगे, उस पेपर को 2 घंटा लगाएंगे, तो एक दिन में 4 या 5 से पेपर ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो आप शुरू में जो पेपर आपको आइडिया अगर नहीं है तो आप तुम कभी 2 घंटे का, लेकिन जब आप 2-4 पेपर दे दिए रहेंगे उसके बाद आप पेपर का ये होना चाहिए कि आप 1 घंटा पेपर को सॉल्व करो और 1 घंटा में आंसर को देख के एनालिसिस करके आप जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए और आपको लगभग 50 से 100 क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। टोटल मिला के जितने भी हैं 50 से 100 क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। और प्रीलिम्स में एज आप लोग 100 क्वेश्चंस आते हैं, एवरीवन अटेम्प्ट्स 100 क्वेश्चन, ऐसे टाइम शॉर्टेज नहीं पड़ता है, पेपर 2 में थोड़ा टाइम शॉर्टेज पड़ता है कभी-कभी क्योंकि रीजनिंग पर पैराग्राफ्स रहते हैं, उसको कोई इसकी एबिलिटी कम होती है पढ़ने की, मैथ्स के पेपर होते हैं जिसको न्यूमेरिकल में टाइम कम लग जाता है, लेकिन प्रीलिम का जो फर्स्ट पेपर होता है एवरीवन हैज सफिशिएंट टाइम बट यू शुड प्रैक्टिस द पेपर। आपके कई जो क्वेश्चंस भी रहेंगे यू माइट नॉट नो व्हाट इज द राइट आंसर बट बाय वर्किंग ऑन द एलिमिनेशन वाला पार्ट यू नो दिस ये आंसर नहीं ए नहीं और सी नहीं, देन यू कैन मेक अ कैलकुलेटेड गेस कि बी या डी में सही, वो भी मतलब बहुत ज्यादा फर्क करता है। यूपीएससी में आपको लगभग 15 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आपके एलिमिनेशन से एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन वही तो प्रैक्टिस से आती है। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे कि जैसे वर्ड्स है ओनली, इंडिया इज द ओनली कंट्री व्हिच इज प्रोड्यूसिंग मीट, तो भले आपको आता भी नहीं हो लेकिन आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ओनली जो वर्ड्स रहता है वो नॉर्मली रॉन्ग रहता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे कि प्रैक्टिस से यू कैन ऑल्सो एनी वन टेस्ट और जितने भी पास से पेपर्स हैं वो आप सॉल्व करिए और आपको सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है तो यू शुड ऑप्ट फॉर मोर ऑफ द मॉक टेस्ट अगर वो प्रीलिम्स नहीं निकलता है। एलिमिनेशन वाला प्रोसीजर वो बहुत सारा वर्क करता है और ऑलमोस्ट 10 टू 15 क्वेश्चंस है, अगर आप चार ऑप्शन है इसमें आप 2 भी एलिमिनेट कर देंगे तो सक्सेस रेट बिकम 50%, अनलाइक 25% था 2 भी एलिमिनेट कर दिया आपने तो आपको फिर बी और सी का अगर आपको गेस मारना है तो अगर आप 50% चांसेस है योर आंसर वुड बी राइट। So essay की तैयारी करते हो you don't require any specific preparation for the purpose of essay when you clear the prelims part तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाती है then you devote 1 month totally for the purpose of option और आप जो भी ऑप्शन लेंगे it has been overlapping with the GS and if you have कोई भी आपने सीरीज ज्वाइन करी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है आप खुद भी घर में बैठ के देखते हैं don't require any specific preparation for the purpose of essay, बस essay के लिए यही है जो introduction should be can start with the facts, can start with the code. For example, कोई भी economy का टॉपिक आ रहा है, so your introduction can begin with the GDP of the country is this much percentage, but the recent times it has fallen by this much amount. ऐसा कोई भी कोड से स्टार्ट कर सकते हैं, अमर्त्य सेन की कोड से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें अनसर्टेन ग्लोरी में क्या कंट्राडिक्शन प्लॉट किया उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई भी आपका पेजेस है उस स्टोरी के फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। एंड ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी वेरी रेलेवेंट, जीएस के पॉइंट ऑफ सब पर डाइवर्स भी हो जाते हैं, इधर-उधर भटक के जाते हैं, बट ऐसे यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी डायमेंशन। और आपका जो भी ऐसे का फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहता है, जब तक सेकंड पैरा रहेगा, थर्ड पैरा रहेगा, एवरी पैरा शुड बी लिंक्ड टू वन अनदर। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ बोल दिया, सेकंड पैराग्राफ में कुछ और मन कर रहा है, आपने कुछ और बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लास्ट लाइन रहेगी सेकंड थर्ड पैराग्राफ की, उसका और जो नेक्स्ट पैरा रहेगा उसका इंट्रोडक्शन, दैट बोथ शुड बी लिंक्ड, दैट दोनों का लिंक होना चाहिए। वो प्रैक्टिस से आता है कि जीएस में इतने आंसर लिख लेते हैं कि वो आपका ऐसे अपने आप क्लियर हो जाता है। और ऐसे में जो हैव टू बी बैलेंस, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक टॉपिक है कि फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक दीजिए जो भी आया हो, कोई भी टॉपिक दीजिए, ऐसे का कोई भी टॉपिक बताइए जो भी रिसेंट में आया हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे तो याद नहीं आ रहा, मेरे समय रिवर डिस्प्यूट का कुछ टॉपिक आया, एक आया था टेक्नोलॉजी इज एन अनेबलर इन द 21st सेंचुरी। फॉर एग्जांपल टॉपिक आ गया टेक्नोलॉजी इज एन अनेबलर इन द 21st सेंचुरी। So you have to, आपके जो ऐसे के पेजेस रहेंगे, तो क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली सेइंग टेक्नोलॉजी इज एन अनेबलर। सो आपको 8 से 10 पेजेस का आपका ऐसे रहता है, जो डिवोट 7 पेजेस फॉर सपोर्टिंग द टॉपिक दैट टेक्नोलॉजी इज एन अनेबलर। आपको जो भी आपको कॉन्स देना है कि टेक्नोलॉजी इज नॉट एन अनेबलर,
वो आपको सिर्फ एक पेज या मैक्सिमम 1.5 पेज का देना है। और लोग क्या करते हैं, जैसे जीएस के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस में नॉर्मली हम बैलेंस करते हैं, क्रिटिकली एग्जाम में रहता है तो अपना आधा पेज है वो क्लोज में लिख दिए, आधा पेज काउंट में लिख दिए। बट ऐसे में वो आपको नहीं है, ऐसे में यू हैव टू टेक अ स्टैंड। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी इज नॉट अनेबल, तो इसमें तो आपको स्टैंड लेने की जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर वांट्स यू हैव टू राइट ऑन द टॉपिक ओनली दैट टेक्नोलॉजी इज एन अनेबल, सो यू हैव टू राइट 8 to 9 पेजेस ऑन दिस ओनली। एंड लास्ट का आपका जो एक पेज है वो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इज नॉट एन अनेबल, व्हाटएवर डिसएडवांटेज टेक्नोलॉजी हैज गिवन। और कई टॉपिक रहते हैं कि ऐसे में भी एग्जाम में रहता है, व्हाट आर योर व्यू, उसमें आपको दोनों का इक्वल वेटेज है वो देना है। और फिर आपका जो कंक्लूजन वाला पार्ट रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज कंपेयर टू जीएस में तो आप एंड अगर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन आप यही कोशिश करिए जो आपने इंट्रोडक्शन में आपने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया था कि जीडीपी की फिगर इतनी है, अमर्त्य सेन ने ये चीज बोला, तो आपका जो कंक्लूजन है वो आप उसको लिंक कर सकते इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में जो कमियां थी वो अगर हम ये पॉइंट है कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स आती है, टेक्नोलॉजी कैन बिकम एनेबलर है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिव हो जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है, सो आवर जीडीपी वुड बी राइजिंग बाय दिस मच अमाउंट और बाय दिस मच परसेंटेज। तो ऐसे इज ऑल अबाउट लिंकिंग अप वो अपने आप आ जाता है। ये आप जो प्रीलिम्स खत्म होने से 3 से 4 महीने रहता है, अपने आंसर लिख लिए रहते हैं कि नो स्पेसिफिक प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, बट यू नीड टू राइट एटलीस्ट 8 to 10। मैंने इसे ऐसे नहीं लिखा था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बस आई वाज कंफर्टेबल। मैं जितने भी पास पेपर देखा हुआ था, आई वाज कंफर्टेबल कि आई विल बी राइटिंग ऐसे। मेरा जो फर्स्ट ऐसे था, आई डायरेक्टली रोट ऑन द एग्जामिनेशन हॉल। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है, बट यू शुड नॉट गो विदाउट एनी प्रिपरेशन, यू शुड राइट मिनिमम 8 to 10 ऐसे। क्योंकि कई लोग ऐसे कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनका ऐसे में फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम मार्क्स आते हैं, 60 मार्क्स आते हैं, 50, तो उनका सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। ऐसे में फ्लो होना जरूरी है, ऐसे लिखने टाइम पर फ्लो होना जरूरी है। आपको ऐसे आप राइटिंग में करते हैं, आपको अपने आप आ जाएगा। जैसे जीएस में आप डायरेक्टली रैंडम लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चंस रहते हैं, आपके पास टाइम भी आपका रहता है, आपको जो मन में आ रहा है आप लिखते हैं। लेकिन ऐसे के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आप लोग 15 to 20 मिनट्स है वो ऐसे के लिए प्लान करेंगे। आपकी जो लास्ट में शीट रहती है, आप सारे पॉइंट जॉट डाउन करेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन देना है। ऐसे में अगर आपने 20 मिनट प्लान कर लिया है तो आपको लिखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट ऐसे रिक्वायर्स प्लानिंग, दोनों ऐसे के लिए आप लोगों को ऑलमोस्ट 3 घंटा में से 1 घंटा प्लानिंग में चल जाता है। आपके लास्ट वाला पेज रहता है, उसमें आप पेंसिल से एक लास्ट में रफ वर्क की एक शीट रहती है, उसमें आप जो भी पॉइंट्स रहते हैं पहले आप नोट डाउन करते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कौन सा पॉइंट मुझे पहले बताना है, इसकी ग्रेविटी कम है वो आप बीच में कवर कर देते हैं। तो ऐसे में आपको डिजाइनिंग है, स्ट्रक्चरिंग है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप ऐसे में कोई नॉर्मली फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, क्योंकि ऐसे पेपर है ऑप्शनल पेपर। अगर आप ऐसे पेपर में ऑप्शनल पेपर में इट्स नॉट लाइक आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, बट यू शुड अवॉइड इट। द पर्पस ऑफ ऐसे इज स्ट्रक्चरिंग। एग्जामिनर वांट्स यू शुड राइट एनीथिंग इन दी पैराग्राफ फॉर्मेट एंड दैट शुड गो इन अ फ्लो। तो अगर आप उस समय फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, ये सब ऐसे पेपर में बना रहे हैं, देन इट्स नॉट, वो आपके पास आ जाएगा। जैसे ऑप्शनल पेपर में नॉर्मली शुड नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट है, डायग्राम है। सब जीएस पेपर है, उसमें आप इंडिया का मैप बना देते हैं, ज्योग्राफी का पेपर आ रहा है, इंडिया का मैप बना देते हैं, वेस्टर्न ईस्ट कहां से आ रही है, वो सब आप बना देते हैं। और बताइए स्पेसिफिक डाउट्स है? What you have to read in the economic survey? Initially you should read the whole of the economic survey. उसके बाद आप जब क्लैरिटी हो जाएगी कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, then for the purpose of prelims इकोनॉमिक सर्वे का आपको अलग पढ़ना है, मेंस के पर्सपेक्टिव से अलग पढ़ना है। प्रीलिम्स अगर आपको क्लियर करना है इकोनॉमिक सर्वे, एक बार आप पूरी बुक पढ़िए इकोनॉमिक सर्वे की, 400 से 500 पेज की रहती है। उसके बाद कोई भी वेबसाइट है, कोई भी साइट आईएएस का है, तो समरी निकालते हैं 15 से 20 पेजेस की रहती है।
वो आप प्रिलिम्स के लिए दैट विल सफाइस, लेकिन फॉर पर्पस ऑफ मेंस अगेन यू नीड अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इनटू एवरी डायमेंशन। उस समय में आपको फिर से जो आपका ओरिजिनल वाला इकोनॉमिक सर्वे है उसी को पढ़ना है। लेकिन प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट्स भी आते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर है, होलसेल सेक्टर है, इसमें कि वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना परसेंटेज है, फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। तो उसमें आपको जो लास्ट में समरी देती है 15 पेजेस की, वो भी सफिशिएंट रहती है। No more questions? Okay. All the best for the best.